आपको क्या लग रहा है एक सक्सेसफुल सीईओ या फाउंडर और फेल्ड सीईओ या फाउंडर्स के बीच में क्या डिफरेंस? Having done business in other countries, I can say for sure इंडिया में जो ease of doing business आज है, that is honestly top notch. आप स्किल और कैरेक्टर में से किसको ज़्यादा वेटेज देते हैं? कैरेक्टर आई वुड से 70%, स्किल 30%. बट जिस स्पीड से आप इंडिया में कंपनी इनकॉर्पोरेट करके लोग हायर करके बिजनेस शुरू कर सकते हो, उतना टाइम तो आपको बाकी कंट्री में बस कंपनी का गो अहेड मिलने में लग जाएगा. एआई का कुछ यूज़ अभी आपके बिजनेस में होता है? थैंकफुली आई वुड से इंडिया इज वन कंट्री जहाँ पे वी हैव वन ऑफ द मोस्ट मैच्योर इन्वेस्टिंग इकोसिस्टम, राइट. एक तो हम पेपर में पढ़ते हैं कि चाइना -1 हो रहा है, बट चाइना -1 इज़ वेरी वेरी रियल. तो ये ज़्यादातर बायर्स को एक बोर्ड लेवल मैंडेट आ गया है कि अगर आप चाइना से 1 लाख पीस खरीद रहे थे, इसको कम करके 70,000 पीस कर लो, 60,000 पीस कर लो. स्पेशली पोस्ट कोविड और ज़्यादा हो गया है. मैं जो बहुत सारे पॉडकास्ट करता हूं उसमें आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि सर किसी ऐसे इंडिविजुअल के साथ पॉडकास्ट कीजिए जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स रन करते हों. तो आज मैंने एक बहुत अच्छा पॉडकास्ट किया है सुबिन के साथ, जो कि ग्रोयो के फाउंडर है. 1200 करोड़ रुपए इनकी कंपनी की वैल्यूएशन है और बहुत सारे कंट्रीज जैसे बांग्लादेश, यूएई में इनके सेटअप हैं. मैंगो, वरोमोडा जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, रिटेल ब्रांड्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग करते हैं क्लोथिंग की. इस पॉडकास्ट में हमने बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स डिस्कस किए, जैसे कि एक फाउंडर बनने के लिए कौन से की स्किल की ज़रूरत है, कौन कौन सी गलतियां फाउंडर्स करते हैं, को फाउंडर ढूंढते वक्त कौन सी चीज़ों का ध्यान रखें, जब इंटरव्यू करते हैं तो स्किल्स पे फोकस करें या कैरेक्टर पे फोकस करें, इन्होंने अपनी जर्नी में कौन सी गलतियां की. और सबसे इंपॉर्टेंट हमने डिस्कस किया कि अगर किसी कंपनी को फंड रेज करने हो तो उसका क्या प्रोसेस रहता है, कौन सी चीज़ों का ध्यान रखें. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट था. आप में से अगर किसी को भी स्टार्टअप फ्यूचर में बिल्ड करना रहेगा तो उसके लिए पॉडकास्ट बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशनल हो सकता है. सो इस पॉडकास्ट को पूरा देखें और लास्ट में मेरे को ज़रूर बता के जाना आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा और अगले पॉडकास्ट में कौन से गेस्ट को बुलाऊं, ये आप अभी बता दीजिए मुझे. थैंक यू. सबसे पहले तो सुबिन, थैंक यू सो मच, आप हमारे पॉडकास्ट में आए. डिफरेंट गेस्ट्स आते हैं पॉडकास्ट में, लर्निंग दे के जाते हैं. मैं चाह रहा था कि कोई एक ऐसा गेस्ट आए जो मैन्युफैक्चरिंग सिखा सके लोगों को. सो मैं बहुत खुश हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट से कोई गेस्ट आए हैं एंड इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी वंडरफुल पॉडकास्ट फॉर द ऑडियंस. सो सबसे पहले आपकी जर्नी की बात कर लेते हैं सुबिन. ग्रोयो आपने क्यों स्टार्ट किया, क्या आपके दिमाग में आया और क्या ग्रोयो करता है? तो इन अ नटशेल, इसके पहले मैं और मेरे को फाउंडर जिलिंगो बोल के एक स्टार्टअप में थे विच वाज इन द सिमिलर स्पेस, राइट. वहाँ हमने देखा कि 2 गैप है. एक गैप ये है कि जो ज़्यादातर छोटे फैक्ट्रीज़ हैं, SME मैन्युफैक्चरर्स, नॉट जस्ट इन इंडिया, बांग्लादेश, वियतनाम, हर जगह पे उनको दे आर स्ट्रगलिंग विथ ऑर्डर्स, दे आर स्ट्रगलिंग विथ यूटिलाइजेशन, राइट. सो देयर बिजनेस इज नॉट इन अ गुड शेप, राइट. जो फ्रंट एंड पे है स्पेसिफिक टू फैशन, जो फैशन ब्रांड्स है, हर एक ब्रांड को MOQ कम करना है, हर एक ब्रांड को और जल्दी से जल्दी सोर्स करना है और हर एक ब्रांड को कॉस्ट कम करना है, राइट. सो इट सीम्ड कि ये दोनों स्टेक होल्डर एक दूसरे के लिए आर अ परफेक्ट फिट, राइट. कि ये जो बायर को आज चाहिए स्मॉल MOQ, फास्ट टर्न अराउंड टाइम ऑफ सोर्सिंग, और जो ये स्मॉल फैक्ट्रीज़ को ऑर्डर्स चाहिए, यूटिलाइजेशन चाहिए, दे कैन बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर, बट दैट वाज नॉट हैपनिंग, राइट. सो दैट वाज द क्रक्स दैट ग्रोयो क्या ये बिल्डिंग ब्लॉक बन सकता है जो ये छोटे फैक्ट्रीज़ को इनेबल करेगा कि वो दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड्स के साथ काम कर पाए. सो दैट्स व्हाट द इनिशियल आइडिया केम फ्रॉम. वंडरफुल. सो एक एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे लेट्स से कुर्बत मेरा क्लोथिंग ब्रांड है. Yeah. इसमें मैं किसी एक प्रोडक्ट के 10,000 पीसेस कहीं से बनवाता हूँ. करेक्ट. ठीक है, तो वो तो मैं उनसे बनवा रहा हूँ. तो ग्रोयो मुझे कैसे इसमें हेल्प करेगा और मैं क्यों ग्रोयो के पास जाऊँगा? तो टेकिंग द कुर्बत एग्जाम्पल, तो फर्स्टली जब ग्रोयो आपके साथ काम करेगा, हम आपके लिए जो आपका पूरा डिज़ाइन प्रोसेस है जो आपकी इन हाउस टीम करती होगी, हम पूरा वो एंड टू एंड आपके लिए करेंगे. राइट फ्रॉम क्यूरेटिंग द कलेक्शन, वो डिज़ाइन आपके लिए बनाना, ये देखना कि आपके ब्रांड के लिए क्या बिक रहा है, कंपटीशन क्या बेच रहा है, वो पूरा कलेक्शन बनाना, राइट. सेकेंडली अगर आप वो कलेक्शन में आपको ज़्यादा विट लाना है, मतलब आप पहले दैट से एक ऑर्डर में 10 SKU कर रहे थे, अभी आपको सेम ऑर्डर में 30 SKU करना है, जो आज फास्ट फैशन में हो रहा है. ज़्यादातर ब्रांड्स को ज़्यादा से ज़्यादा SKU करना है, राइट. वो आपको ग्रोयो एनेबल करेगा. एंड थर्ड, अगर आपको वहाँ पे अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करना है, विच आई एम श्योर एज एट योर ब्रांड ऑल्सो वुड बी नीड ऑफ द आवर, तो वहाँ पे अगर आपको 5% 10% सेविंग लाना है इन दैट होल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो ग्रोयो आपके लिए एनेबल करेगा, वाइल
ये हम पूरा एंड टू एंड करेंगे सो दैट आपके टीम में इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट ना लगे। तो लेट्स से आपके टीम में जो आज प्रोडक्शन देख रहा है, मर्चेंडाइजिंग देख रहा है, दैट फुल थिंग इज़ आउटसोर्स टू ग्रोयो। तो हम आपके लिए एक वन स्टॉप शॉप बन गए। बैक एंड में हमें वो 4 फैक्ट्री से करवाना है, 5 फैक्ट्री से करवाना है, दैट हमारी टीम पूरी मैनेज करेगी। ओके, अभी आपकी टीम कितनी बड़ी है, क्या प्लान्स हैं आपके? अभी हम अप्रॉक्सीमेटली 180 लोग हैं अक्रॉस। हमारा हेडक्वार्टर गुड़गांव में है, सो NCR ऑलमोस्ट 100 लोग हैं। इसके अलावा हमारा प्रेजेंस है तिरुपुर में, ढाका में, अबू धाबी में, लंदन में, वियतनाम में, US में भी। ओके, तो मोटा मोटा अगर साधारण शब्दों में बात करें तो मैं एक गारमेंट चेन चलाता हूँ। Okay. मुझे डिज़ाइंस चाहिए और रेडी आइटम्स चाहिए। मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट देता हूँ, आप वो डिज़ाइंस मैन्युफैक्चर करा के मेरे को देते हैं, तो मटेरियल की जो सारी मेरी हेडेक है वो ख़त्म हो जाती है। करेक्ट, आप ये करते हैं। करेक्ट, ओके, करेक्ट। कोई एक ट्रिगर पॉइंट था आपके दिमाग में कि यार ये करते हैं? कोई एक ट्रिगर पॉइंट कि हाँ यार ये करते हैं? कॉन्सेप्ट मेरे को समझ में आया आपने क्यों ये किया, लेकिन क्या कोई ट्रिगर पॉइंट था? आई थिंक ट्रिगर पॉइंट थोड़ा सा नाम से आया। सो जो ग्रोयो नाम है दैट हैड कम फ्रॉम ओयो ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो इनिशियली जब मैं और मेरे को फाउंडर आई थिंक 6 महीने हम ब्रेनस्टॉर्म कर रहे थे कि क्या कर सकते हैं। हमें पता था इस सेक्टर में करना है, बट एग्जैक्टली क्या डिफ्रेंसिएशन ला सकते हैं, क्या नया कर सकते हैं, उस पर हमने काफ़ी तब ब्रेनस्टॉर्म किया था। ट्रिगर पॉइंट ये था कि अगर आप बाकी कोई भी सेक्टर देख लो, आप हॉस्पिटैलिटी देख लो, आप हेल्थ केयर देख लो, आप टैक्सी सर्विस देख लो, हर एक का एक स्टैंडर्डाइज नेटवर्क होता है। आपको पता है, आप अगर ओयो होटल में जाओगे तो सर्टेन थिंग्स आपको मिलेगा। आपको पता है अगर आप अपोलो हॉस्पिटल में जाओगे तो सर्टेन थिंग मिलेगा। मैन्युफैक्चरिंग इतना फ्रैगमेंटेड है और अपैरल मैन्युफैक्चरिंग और भी ज़्यादा फ्रैगमेंटेड है कि वो स्टैंडर्डाइजेशन है ही नहीं। आपको पता ही नहीं, एक बायर को, स्पेशली एक बायर जो बाहर बैठा है इंडिया के बाहर, उनको पता ही नहीं है कि वो फैक्ट्री में प्रोसेस कैसा होगा, कंप्लाइंस लेवल कैसा होगा, माल का क्वालिटी कैसा होगा, माल टाइम पे बनेगा नहीं बनेगा। एंड दैट वाज द ट्रिगर पॉइंट कि अगर हम वैसा एक नेटवर्क बना ले ऑफ 5000 10,000 सच फैक्ट्रीज, तो हम एक दुनिया के लिए एक ग्लोबल सप्लाई बना रहे हैं। ओके, और दुनिया का कोई भी बायर अगर इंडिया या किसी नेबरिंग कंट्री से सोर्स करना चाहता है तो दे वुड प्रेफर कि एक ग्रोयो फैक्ट्री से सोर्स करें। वंडरफुल। अभी आपका वैल्यूएशन कितना है या रेवेन्यू कितना है, एक बार आप शेयर करना चाहोगे? तो आर लास्ट राउंड जो अप्रॉक्सीमेटली 2022 के एंड में हुआ था, उसमें वी वर वैल्यूड एट $160 मिलियन, ओके, विच इज़ मोटा मोटी 1250 करोड़। 1250 करोड़ का वैल्यूएशन था। ओके, इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू अराउंड राइट नाउ 550 से 600 करोड़ हम क्लॉक कर रहे हैं। ओके। फर्स्ट ईयर में आपका कब शुरू किया था और फर्स्ट ईयर में रेवेन्यू कितना हमने शुरू किया था 2021 के बीच में। ओके, पीक कोविड एक्चुअली। फर्स्ट ईयर रेवेन्यू वाज 25 करोड़। फर्स्ट ईयर वाज क्वाइट स्लो एंड देन वो ग्रेजुअली बिल्डअप हुआ। इस साल हम अपना 4th ईयर कंप्लीट कर रहे हैं। और अभी कितना रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस ईयर? FY26 में हम एक्सपेक्ट करें अबाउट 850 से 900 करोड़। 850 से 900 करोड़, ये बात कर रहे हैं हम करीब 4-5 साल की। या करेक्ट, 4-5 साल की। पहले साल में आपको कौन कौन से चैलेंजेस आए सुबिन, जो आपको लग रहा है कि यार बहुत ऐसा हुआ होगा कि यार ये तो नहीं हो पाएगा, इस टाइप के कोई सिचुएशंस आए आपके लाइफ में? बहुत सारे। आई थिंक एक तो ऑन टीम, हमारा बहुत पीपल ड्रिवन, रिलेशनशिप ड्रिवन बिजनेस है। तो अच्छे लोग ढूंढना, अच्छे लोग मिलना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। ऑन गोइंग चैलेंज है। आई वुड से पहले थोड़ा सा और डिफ़िकल्ट था, बट नाउ इट्स बिकम समवॉट ईजियर। सेकेंड आई वुड से ऑन एग्जीक्यूशन। हमारे इंडस्ट्री में एक सेइंग है कि आप अपने लास्ट शिपमेंट जैसे ही अच्छे हो। ये हो सकता है आपने एक बायर के साथ 2 साल काम किया है, बट अगर आपने वो लास्ट शिपमेंट में कुछ मैसअप किया, क्वालिटी ख़राब हो गया, डिले हो गया, तो वो बायर आपके पास वापस नहीं आएगा, राइट। एंड इस बिज़नेस में, फैशन में स्पेशली, एग्जीक्यूशन में कभी भी कुछ भी ख़राब हो सकता है, राइट। अगर आपका, आई गिव एन एग्जांपल, हमारा एक शिपमेंट था, एक फ्रेंच कस्टमर के लिए था, वो 2 महीना डिले हो गया बिकॉज उसका जिपर चाइना से आ रहा था और वो जिपर डिले हो गया एंड बायर इंसिस्ट कर लिया कि मुझे वही जिपर चाहिए, आप और कोई भी रिप्लेसमेंट यूज़ नहीं कर सकते, आपको उसी जिपर यूज़ करना होगा। सो दोज काइंड ऑफ इशूज़ जब हमने शुरू किया था बहुत होते थे एंड हमें भी बहुत टाइम लग गया पूरा प्रोसेस, टीम, टेक बिल्ड करने में, जिससे ये एग्जीक्यूशन और स्मूथ हो गया। ग्रेट। जिलिंगो में आपने काम किया,
जिलिंगो के फाउंडर्स के साथ आपने शायद क्लोजली काम किया होगा। जिलिंगो में शायद ज़्यादा लर्निंग्स जो हैं वो ये हैं कि कौन सी चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। तो Correct. आपका क्या एक्सपीरियंस था, आपको क्या लग रहा है कौन सी चीज़ें उन्होंने गलत की जो शायद आपने इम्प्रूव की अपने बिजनेस में? आई थिंक ऑफ कोर्स जिलिंगो में बहुत लर्निंग्स ये थे ऑन व्हाट नॉट टू डू इन अ बिजनेस। आई वोंट बी बहुत स्पेसिफिक तो नहीं बोलूँगा, बट अगर मैं हाई लेवल बोलूँ तो एक आई थिंक बिजनेस का ये कभी फोकस नहीं होना चाहिए कि इन्वेस्टर्स को क्या चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे इन्वेस्टर्स को एक अच्छा बिजनेस चाहिए। तो एज अ फाउंडर आपका हमेशा ये फोकस होना चाहिए कि मैं एक अच्छा बिजनेस कैसे बना सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ गुड ग्रोथ, गुड प्रॉफिट एट्सेट्रा। सेकेंड आई थिंक आप एक टाइम पे सब कुछ नहीं कर सकते, जो जिलिंगो में बहुत हो रहा था कि एक टाइम पे वो लोग साउथ ईस्ट एशिया में भी थे, वो लोग श्रीलंका में भी थे, वो लोग इंडिया में भी थे। एंड अगर आप उतना वाइड स्प्रेड कर जाओगे इतनी जल्दी तो दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। तो एज अ फाउंडर आई वुड से टू एनीवन जिसको शुरू करना है कि एक बार एक प्रॉब्लम टैकल करो, उसको अच्छे से बिल्ड कर लो, 1 साल 2 साल 3 साल जो भी लगे, और फिर नेक्स्ट पे जाओ। एंड थर्ड आई वुड से कि जैसे आप ग्रो करते हो टीम और कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो जिलिंगो में एक बहुत दिक्कत हो गया था बिकॉज ज़्यादातर मैनेजमेंट टीम सिंगापुर में बैठती थी, तो एक डिसकनेक्ट आ गया था। एंड दिस हमने देखा है इवन एज ग्रोयो भरा हो गया है कि आपको एज फाउंडर्स टू अ सर्टन एक्सटेंट ऑपरेशनली इन्वॉल्व और ऑन द ग्राउंड रहना ही पड़ेगा। आप जितने भी हो सकता है आपका बहुत अच्छा मैनेजमेंट है, बट आपको कनेक्टेड रहना पड़ेगा अपने कस्टमर्स से, अपने सप्लायर्स से, अपने जूनियर मोस्ट एम्प्लॉय से। आपको कनेक्ट बना के रहना पड़ेगा। ओके सुबिन, जब शुरू किया था आपने तो शुरू के 2-4-6 महीने वाला जो पीरियड था उसमें आपकी टीम कितनी बड़ी थी? शुरू के इसका हमारा एक वर्ड भी है, हम इनको बोलते हैं स्पेशल 20, बिकॉज हमने जब शुरू किया था आई थिंक पहले 3-4 महीने हमारे पास पैसे नहीं थे उतने, फंडिंग आया भी नहीं था। तो हम इन लोगों को तब देते थे अबाउट 10,000 रुपीज़ अ मंथ, जो हम अपने पर्सनल सेविंग से जो हमने इन्वेस्ट किया था। सो वही थे 20 लोग। वो 20 लोग में से आई थिंक अभी भी 4 लोग हमारे पास है। बट या ये कौन से पोजीशन के, सीनियर पोजीशन के लोग? नॉट सीनियर पोजीशन। ये लोग इनिशियली सारे यंग ही थे, यंगर पीपल जिनको मेहनत करना था, मोस्टली ऑन द ऑपरेशन साइड, सप्लाई साइड, प्रोडक्शन साइड, वहीं पे ज़्यादा थे। ओके आपको कब लगा के फंडिंग ले लेनी चाहिए, इसकी ज़रूरत है? आई थिंक हमारे बिजनेस में काफ़ी जल्दी लगा बिकॉज 2 रीज़न। एक तो कि हमें बहुत डे ज़ीरो से ही हमें इंटरनेशनल जाना था। हमें एक टिपिकल कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस नहीं बनाना था। तो अगर आपको ग्लोबल जाना है तो ऑफकोर्स आपको कैपिटल लगेगा, राइट। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अर्ली से ही लगा था कि आई थिंक पहले 2-3 महीने में इनिशियली हमने 1-2 कस्टमर के लिए काम किया, 1-2 शिपमेंट की। जब देखा कि ओके थिंग्स आर वर्किंग मोर और लेस, ये मॉडल चल रहा है, देन वी डिसाइडेड कि अभी नाउ इज़ द राइट टाइम। ओके तो ऐसे भी बोल सकते हैं सुबिन के जब आपने ये बिजनेस मॉडल कंसीव किया था तो एट द बैक ऑफ योर माइंड आपको ये पता था कि मुझे एक्सटर्नल फंडिंग लेनी पड़ेगी, Correct. तभी मैं इसको चला पाऊँ। करेक्ट। ऐसा नहीं था कि हमने बिजनेस शुरू किया और तब हमें लगा यार ये तो कैश क्रंच हो गया, फंडिंग ले लेते हैं। सो जो आपने बिजनेस को डिज़ाइन किया था वो इसी हिसाब से किया था कि कल को इन्वेस्टमेंट लेनी पड़ेगी। करेक्ट। ये क्वेश्चन मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्यों मैंने पूछा है सुबिन, या इसमें मैं एम्फेसिस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर फाउंडर्स जो हैं वो ये सोचते हैं कि एक बार बिजनेस शुरू कर देते हैं, चलेगा तो ठीक है, नहीं चलेगा अगर या चैलेंजेस आएंगे फंडिंग के तो हम फंड्स ले लेंगे। करेक्ट। लेकिन इन्वेस्टर फंड्स आपको तब देते हैं जब आपका जो इकोसिस्टम है ना वो बहुत क्लीन है। तो जब आप ये सोच के बिजनेस शुरू नहीं करते हो कि कल मेरे को फंडिंग चाहिए होती है, तो आप बहुत सारी गलतियां कर देते हो अपने बुक्स में। और जब आपके बुक्स क्लीन नहीं होते हैं तो आपको फंडिंग नहीं मिलती है। करेक्ट। तो शायद क्योंकि आपका माइंडसेट पहले से ये था कि मेरे को फंडिंग चाहिए होगी, यू मस्ट हैव केप्ट योर बुक्स वेरी क्लीन। हाँ ऑफ कोर्स आई थिंक थोड़ा जिलिंगो से भी लर्निंग था, बट डे ज़ीरो से वी वर वेरी क्लियर कि अगर बिजनेस क्लीन नहीं है, अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रांग नहीं है, तो फॉरगेट फंडिंग, वो एक बड़ा कंपनी बन ही नहीं सकता है। हो सकता है कि वो एक 5-10 करोड़ का बिजनेस बन जाएगा जिसमें आप ठीक ठाक पैट कमा भी लोगे, बट वो एक स्केलेबल लार्ज बिजनेस नहीं बन सकता है। अगर आपको बनाना है तो आपको बुक्स क्लीन रखने पड़ेंगे, आपको प्रोसेसेस सेट करने पड़ेंगे, आपको अच्छे ऑडिटर्स लेके आने पड़ेंगे, जो हमने बहुत बहुत जल्दी किया था। उस पर काफ़ी क्लैरिटी था। ठीक है, पहला जो राउंड था उसमें कितनी फंडिंग आपको मिली? उसमें हमने अप्रॉक्सीमेटली $4.5 million रेस किया था। एट द टाइम आई थिंक अबाउट 30 करोड़ के लगभग था। ओके
क्या प्रोसेस रहता है फंडिंग लेने का, अगर किसी जनरल ऑडियंस को सुबिन हमने समझाना हो? लेट्स से किसी ऐसे 12th क्लास में कोई स्टूडेंट है, उसको हमने समझाना है कि तुम्हें ऑर्गेनाइजेशन में फंडिंग लेनी है, तो ये स्टेप्स रहते हैं। आई थिंक एक तो होता है कि डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फंडिंग होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखना कि आपका बिजनेस कौन से स्टेज पे। थैंकफुली आई वुड से इंडिया इज़ वन कंट्री जहाँ पे वी आर वन ऑफ द मोस्ट मैच्योर इन्वेस्टिंग इकोसिस्टम, राइट, कि अक्रॉस प्री रेवेन्यू, पोस्ट रेवेन्यू, अर्ली स्टेज, हर स्टेज पे इन्वेस्टर्स आज है। बट एक तो है कि आपका बिजनेस कौन से स्टेज पे, तो अगर आपका बिजनेस आइडिया स्टेज पे है तो शायद आपको कॉर्पोरेट वेंचर कैपिटलिस्ट से फंडिंग नहीं मिलेगा, आपको एंजल इन्वेस्टर्स लाने होंगे, आपको फ्रेंड्स एंड फैमिली में से देखना होगा। तो पहले तो वो आइडेंटिफाई करना। सेकेंड ये फिर देखना कि लेट्स से आपको अगर एंजल इन्वेस्टर्स से लाने हैं तो हु कैन बी सम पोटेंशियल एंजल इन्वेस्टर्स जिन्होंने इधर जिनको आप जानते हो या जहाँ पे आपको कोई कनेक्ट कर सकता है, या जिन्होंने आपके सेक्टर में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट दिखाया है, राइट। बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं लेट्स से जिनको B2B में कोई इंटरेस्ट नहीं है, B2B में उन्होंने कभी इन्वेस्ट नहीं किया है, तो वो लोग सडनली एक B2B कंपनी में नहीं इन्वेस्ट करेंगे। तो सेकेंड इज़ वो आइडेंटिफाई करना। थर्ड आई वुड से, जो आपने भी पहले बात किया कि एक अगर आप कैपिटल ला रहे हो तो एक क्लियर ब्लूप्रिंट होना चाहिए, राइट, बिकॉज फंडामेंटली तो इन्वेस्टर को इसमें ज़्यादा फोकस है कि हाउ कैन दे मेक अ गुड रिटर्न, राइट। तो वो एक क्लियर ब्लूप्रिंट होना चाहिए कि इस कैपिटल से क्या होगा। लाइक लेट्स से आप 1 करोड़ रेस कर रहे हो, तो ये 1 करोड़ से आप ABC अचीव कर सकते हो, इससे आपका 1 साल में इतना रेवेन्यू ग्रोथ हो जाएगा जिससे बिजनेस इस स्केल पे पहुंचेगा। तो वो क्लैरिटी एक फाउंडर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आपने फंडिंग ली है, उसमें कुछ गलतियां आपसे हुई होंगी, शायद आप जब वापस जाते हैं तो आप सोचते हैं अरे यार मैं वो राउंड 1 में अगर मैं ये गलती ना करता तो शायद चीज़ें और बेटर हो सकती थी। कुछ ऐसी गलती आप हाईलाइट करना चाहेंगे? इन टर्म्स ऑफ जो इन्वेस्टर लाए, आई थिंक हम बहुत लकी रहे, वी हैव गॉटन बहुत अच्छे पार्टनर्स मिले बहुत अर्ली स्टेज से। इफ़ यू आस्क मी, वन वॉज कि जो हमारे पहले 1-2 साल थे हमने बहुत जल्दी ग्रो किया, राइट, बिकॉज तब मार्केट भी बहुत अच्छा था, हमें बहुत जल्दी कैपिटल मिल गया। इन हाइंडसाइट वो पहले 1-2 साल शायद अगर हम फिर से वो प्रोसेस करते तो थोड़ा धीरे चलते, कि एक बार समझ लेते हैं। उससे काफ़ी जो गलतियाँ हमने की मोर एट अ ऑपरेशनल गलतियाँ, वो हम रिपीट नहीं करते, राइट। आई थिंक मेन तो आई वुड यही बोलूँगा। जब आप फंडिंग के लिए जाते हैं, किसी इन्वेस्टर को आप पिच करते हैं, तो 2-3 चीज़ें आप इन्वेस्टर में क्या देखते हैं? सो ऐसा नहीं है कि कोई भी इन्वेस्टर आपके उसमें ऑर्गेनाइजेशन में पैसे डालेगा और आप पैसे ले लेंगे। करेक्ट। आप भी सेलेक्ट करते हो कि यार इस इन्वेस्टर से मेरे को लेना है, इससे मेरे को नहीं लेना। सो लेट्स से मुझे अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए फंडिंग लेनी हो, लेट्स से 100 करोड़ 150 करोड़ लेने हैं, तो मुझे किस टाइप के इन्वेस्टर्स ढूंढने चाहिए? 2-3 चीज़ें मेरे को कौन सी ध्यान में रखनी चाहिए? आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है विजन अलाइनमेंट का, कि आपका जो विजन है और वो विजन के लिए आपको जो भी लगता है, जो भी आपका प्लान है, कि 4 साल का प्लान है, 10 साल का प्लान है, 15 साल का प्लान है, आपके जो इन्वेस्टर है वो उसमें अलाइंड है, वो बहुत क्रिटिकल हो जाता है, राइट। सेकंड, जो कनेक्टेड टू द फर्स्ट पॉइंट, इज़ ऑन वैल्यू अलाइनमेंट, आई वुड से, कि वो विजन को करने के लिए क्या क्या करना होगा, राइट। लेट्स से इन आवर केस कि और जोग्राफीज़ में एक्सपेंड करना होगा, अपना मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करना होगा, जो भी वो है, तो उस पर भी आई वुड से पहले दिन से एज मच एज पॉसिबल अलाइनमेंट होना चाहिए। अदरवाइज ये बाद में कैन बिकम ये सॉर्ट ऑफ कंटेंशन हो सकता है। एंड थर्ड, आई थिंक ये क्लैरिटी होना चाहिए कि इस इन्वेस्टमेंट से नेक्स्ट 2-3 साल में कंपनी कहाँ पहुँच सकता है। अगर आप सोच रहे हो लेट्स से आज के दिन में आप 10 करोड़ 15 करोड़ रेवेन्यू कर रहे हो और ये इन्वेस्टमेंट से आप 50 करोड़ तक पहुंच सकते हो, बट इन्वेस्टर को लगता है कि नहीं 100-150 करोड़ तक पहुंच सकते हो, तो वो पहले से एक बोथ शुड बी ऑन द सेम फुटिंग कि 3 साल का ये हमारा माइलस्टोन है, हम यहाँ तक पहुँच पाएंगे। ओके। आप तो मल्टी नेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपके बहुत सारे कंट्रीज़ में ऑपरेशंस हैं। हाउ डू यू मैनेज दैट व्हाइल यू आर बेस्ड आउट ऑफ इंडिया? एक तो आई थिंक कि हर एक कंट्री अलग है, तो एंड आई थिंक ये हर एक बिज़नेस के लिए ट्रू है कि आप किसी एक कंट्री का प्लेबुक कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। बांग्लादेश में अलग प्रॉब्लम्स है, हमारा वियतनाम में ऑपरेशंस है, वियतनाम में अलग प्रॉब्लम्स है, UK अलग प्रॉब्लम्स है, राइट।
सेकंड आई थिंक अगर आप दूसरे कंट्रीज़ में जल्दी एक्सपेंड कर रहे हो, टैलेंट बहुत बहुत क्रिटिकल हो जाता है। इन मोस्ट केसेस आप ये नहीं कर सकते कि आपने अपने इंडिया टीम में से किसी को वहाँ पे डेप्यूट कर दिया कि तुम हमारे बांग्लादेश के कंट्री हेड बन जाओ, वो नहीं चलेगा। आपको अपने बिजनेस के लिए, अपने इंडस्ट्री के लिए उस मार्केट में किसी को ढूंढना पड़ेगा जो आपका लोकल हेड बोल लो, रिप्रेजेंटेटिव बोल लो, हो सकता है, जिसको आप ट्रस्ट कर सकते हो और जो आपका वहाँ पे डे टू डे ऑपरेशन अच्छे से चला सकता है। तो हमारे लिए भी दैट इज़ बिन अ वेरी लार्ज फार्मूला, राइट, कि हम जब भी किसी कंट्री में देखते हैं कि अच्छा हमें यहाँ पे एक्सपैंड करना है, हम ये पहला चीज़ देखते हैं कि यहाँ पे हु कैन बी आर लोकल हेड, लोकल रिप्रेजेंटेटिव। इन आर केस जो टेक्सटाइल में अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, मिनिमम 15-20 साल, और जो वहाँ पे हमारा डे टू डे ऑपरेशंस देख सकता है। तो लेट से एक एग्जांपल ले लेते हैं सुबिन, कि आज आप डिसाइड करते हो कि मुझे ऑस्ट्रेलिया में अपना वेंचर एक्सपैंड करना है, आप हायरिंग कैसे करोगे, क्या प्रोसेस आपका रहेगा? जो पहले 1-2 हायर्स होते हैं कंपनी के भी, और जब कंपनी बड़ा हो जाता है कंपनी के एक नए वर्टिकल में भी, आई वुड से टिपिकली बेस्ट है कि इफ़ यू कैन डू इट फ्रॉम रेफरेंसेज, और जहाँ पे वो पर्सन को आप किसी तरीके से जानते हो। हमने हिस्टोरिकली ज़्यादा हेड हंटिंग एजेंसीज या रिक्रूटमेंट एजेंसीज यूज़ नहीं किए। हमने इस पे ज़्यादा रिलाई किया है कि अगर ऑस्ट्रेलिया में एक्सपैंड करना है, आप वहाँ पे किसी को जानते हो, आपने मुझे कनेक्ट कर दिया, तो वो प्रोसेस हम ज़्यादा फॉलो करते हैं। वो एज जो मैंने पहले बोला कि जब ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा बड़ा हो जाता है इसलिए ईजी हो जाता है, बिकॉज अब 180 लोग हैं रेफ़र करने के लिए, तो कोई ना कोई जानेगा कि ऑस्ट्रेलिया में कौन अच्छा है, एंड वो उसको कनेक्ट कर देगा हमसे। ओके जब आप किसी को इंटरव्यू करते हो सुबिन, तो कौन से की स्किल्स तो नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि स्किल्स तो ऑब्वियसली आप इट इज़ सेड कि स्किल्स को आइडेंटिफाई करना शायद इजी है एज कम्पेयर टू कैरेक्टर। करेक्ट। तो आप स्किल और कैरेक्टर में से किसको ज़्यादा वेटेज देते हैं? आपका इंटरव्यू का प्रोसेस क्या रहता है, कौन सी चीज़ों का आप ध्यान रखते हो? कैरेक्टर आई वुड से 70%, स्किल 30%। जो आपने बोला कि हमारा भी वही लॉजिक होता है कि स्किल या काम तो हम सिखा देंगे, बट अगर कैरेक्टर या पर्सनैलिटी फिट नहीं हो रहा है तो वो पर्सन को हमारे साथ काम करने में बहुत दिक्कत आएगा। उसमें जो 2-3 मेन चीज़ें हम देखते हैं, आई थिंक एक एथिक्स एक बहुत बड़ा पार्ट हो जाता है, बिकॉज हमारा एक बहुत ऑफलाइन बैकवर्ड इंडस्ट्री है, तो हैविंग द राइट एथिक्स बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड आई वुड से ह्यूमिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट, बिकॉज स्पेशली जो सीनियर टैलेंट होते हैं, बिकॉज उनके लिए इतना ह्यूमिलिटी रखना कि ओके हम एक बहुत पुरानी इंडस्ट्री में कुछ नया करने की कोशिश करें, राइट, एंड उसको एक्सेप्ट करना, उसके ऊपर फोकस करना। थर्ड आई वुड से एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कि स्टार्टअप में स्पेशली आई हैव सीन डेलीगेशन अप्रोच बहुत अच्छा नहीं होता है, एटलीस्ट अर्ली डेज में। एज अ मैनेजर, एज अ लीडर आप नहीं बोल सकते कि अच्छा अगर मुझे कोई काम मिला तो मैंने इसको दे दिया, उसने उसको दे दिया। आप में वो एक एटीट्यूड होना पड़ेगा कि इफ़ रिक्वायर्ड आप खुद जाके फैक्ट्री जाओगे, आपका अगर कोई ऑर्डर फंसा हुआ है आप जाके फैक्ट्री में बैठ जाओगे, ऑल ऑफ दैट। तो ये 2-3 चीज़ें हम काफ़ी इंपॉर्टेंस देते हैं। ओके सुबिन, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्या रोल प्ले करते हैं, और आपके जो सबसे इम्पॉर्टेंट 2-3 स्टाफ हैं उनके क्या डिजिग्नेशंस हैं, और वो आपके लिए कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं? तो आई एम द CEO, वी आर, मतलब हम 2 फाउंडर है, बट आई प्ले द रोल ऑफ द CEO। मेरे जो दूसरे फाउंडर है वो हमारे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है, तो वो हमारे सारे ऑल ऑपरेशंस, मतलब बायर साइड ऑपरेशंस, फैक्ट्री साइड ऑपरेशन, सब कुछ देखते हैं। थर्ड आई वुड से इज़ आर CFO, जो हमारी काइंड ऑफ बिजनेस में जहाँ पे बहुत सारे नुआंसेस है, मार्जिन आर इंपॉर्टेंट, वर्किंग कैपिटल इज़ इंपॉर्टेंट, वहाँ पे वो CFO का रोल प्ले करते हैं। उनको भी आई थिंक अबाउट 30 साल का एक्सपीरियंस है, राइट। फोर्थ आई वुड से इज़ हमारे पास काफ़ी सारे वर्टिकल हेड्स है। वर्टिकल हेड वुड भी, जो हमने पहले बात किया कि लेट से UK एक वर्टिकल है तो उस वर्टिकल का एक हेड है, US एक वर्टिकल है तो उस वर्टिकल का एक हेड है। अब ये वर्टिकल हेड इज समवन जिसने उस मार्केट में एटलीस्ट 20 साल स्पेंड किया है। इन द केस ऑफ UK फॉर एग्जांपल, जिस हमारे जो हेड है वो ऑलमोस्ट लास्ट 22 साल से लंदन में है, वहीं के रिटेल मार्केट में उनका एक्सपीरियंस है, तो वो एक बहुत क्रिटिकल लेयर हो जाते हैं, बिकॉज उस वर्टिकल का, उस बिजनेस का डे टू डे ऑपरेशन वो संभालेंगे। ओके को फाउंडर का एक बात कर लेते हैं सुबिन। ज़्यादातर लोग जो हैं, जो स्पेशली बड़े स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, वो को फाउंडर्स ढूंढते हैं। तो जब आप वो को फाउंडर्स ढूंढते हैं तो 2-3 कौन सी चीज़ों का ध्यान रखें? आई वुड से
इसमें आई थिंक मैं तो अपने आप को काफ़ी लकी मानूंगा. हमारे बीच में काफ़ी एज गैप भी है. आई थिंक माई को फाउंडर इज़ ऑलमोस्ट 45-46, तो ऑलमोस्ट 20 साल का एज गैप है. बट हम एक दूसरे को काफ़ी अच्छे कॉम्प्लीमेंट करते हैं. वन हैज़ टू बी ट्रस्ट. आई थिंक फंडामेंटली एक को फाउंडर रिलेशनशिप इज़ एज गुड एज अ शादी. मतलब एक ट्रस्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप एक दूसरे से आप ही मतलब हो सकता है कि आपके वर्क में एक डिवाइड है कि आप एक एरिया कर रहे हो, वो एक एरिया कर रहे हैं, बट आप कुछ छुपा के काम नहीं कर पाओगे, राइट. आपको साथ में ही काम करना होगा, तो वो एक ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको ये पता होना चाहिए कि आप अपने को फाउंडर को ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हो, कुछ भी हो जाए, कितना भी ख़राब सिचुएशन आ जाए. सेकेंड आई वुड से इज़ कमिटमेंट. कि अगर आप एक स्टार्टअप को लेट से आप 5 साल 10 साल 15 साल दे रहे हो, तो यू आर गिविंग सम ऑफ द बेस्ट ईयर्स ऑफ योर लाइफ, राइट. तो उस पर्सन में भी उतना ही कमिटमेंट होना चाहिए. एंड ऐसा नहीं है कि हमेशा अप जर्नी रहेगा, कभी आप ऊपर रहोगे, कभी नीचे रहोगे, कभी फेलियर आएगा. तो वो पर्सन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे ही कुछ डाउन जर्नी आए या फेलियर आए वो सोचे कि नहीं आई शुड डू समथिंग एल्स. आई थिंक दीज आर द 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट. बाकी सब तो ठीक है, बट ये 2 अगर नहीं है तो बहुत डिफिकल्ट है. ओके. सुबिन, अभी आपका जो स्टार्टअप है इसकी वैल्यूएशन है करीब 1200 करोड़. आप 1700 करोड़ करना चाह रहे हैं इसको बहुत जल्दी. कौन से ऐसे टर्निंग पॉइंट्स रहे हैं आपके जर्नी में जिसकी वजह से आप इसको इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बना पाए इतने कम टाइम में? एक तो आई थिंक किसी भी फाउंडर के लिए एक होना चाहिए कि आप वैल्यूएशन भूल जाइए. वैल्यूएशन इज़ अ बाई प्रोडक्ट. अगर आप वैल्यूएशन के ऊपर फोकस करोगे तो धंधा नहीं बनेगा. टर्निंग पॉइंट आई थिंक हमारे लिए एक रहा है कि अभी भी हम पूरा 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन बन गए, राइट. तो हम जो भी क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं सिर्फ फॉरेन बायर्स के साथ काम करते हैं. फॉर एग्जांपल हम नेक्स्ट यूके में उनके लिए सोर्सिंग करते हैं, हम मैंगो के लिए सोर्सिंग करते हैं, बेस्ट सेलर जो आपका वेरोमोडा ओनली जैक एंड जोन्स ग्रुप है उनके लिए सोर्सिंग करते हैं. तो वो एक आई वुड से सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट रहा है, बिकॉज उससे हमारे जो ग्रोथ है, जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जो मार्जिन्स है, वो काफ़ी इंप्रूव हुआ है. टाइड टू दैट वैसा टीम बिल्ड करना जो इस मार्केट में, इस डोमेन में और इस बिज़नेस में काफ़ी एक्सपीरियंस रखता है, वो भी एक काफ़ी बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा है. ओके. आपने सेकेंड राउंड में टाइगर ग्लोबल से फंडिंग ली है. इट इज़ एक्चुअली एन अचीवमेंट. कैसे क्रैक किया? ऑनेस्टली मतलब आई डोंट थिंक ऐसा कोई फार्मूला है, बट हम जब सेकेंड राउंड हमने जब लॉन्च किया था तो तब तो टाइगर से बिल्कुल बात नहीं हुई थी. हम उनको जानते भी नहीं थे एंड हमने उनको रीच आउट भी नहीं किया था. हमें लगा था बहुत ज़्यादा बड़े हैं. तब आई थिंक कंपनी को 1.5 साल ही हुआ था कि कहाँ ये लोग आके एक 1.5 साल पुरानी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करेंगे. हमारे एक एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर जो थे उन्होंने हमें कनेक्ट किया टाइगर से. तो उससे पूरा कॉन्वर्सेशन शुरू हुआ. दैट टाइम टाइगर वॉज ऑल्सो वेरी अग्रेसिव, तो उन्होंने काफ़ी अग्रेसिवली मूव किया पूरा प्रोसेस को. आई थिंक जो मेन उनके साथ एक डिफरेंस विच केम आउट वाज, जो बाकी इन्वेस्टर्स थे उनका ज़्यादातर ये तब क्वेश्चन या तब डिस्कशन था कि अच्छा आज आप इतने स्केल पे हो, आप 1 साल में कितना कर लोगे, 2 साल में कितना कर लोगे, 3 साल में कितना कर लोगे. टाइगर के साथ डे 0 पे ये नैरेटिव था कि आप ये इंडस्ट्री को डोमिनेट कैसे करोगे. मैंने फॉरगेट 1 साल, फॉरगेट 2 साल, फॉरगेट 3 साल, लेट्स लुक एट 10 ईयर्स, 15 ईयर्स. बस 10-15 साल में आप इतना बड़ा कैसे हो जाओगे कि इस इंडस्ट्री में ग्रो योर नंबर 1 है. एंड ज़्यादातर कॉन्वर्सेशन इसी विजन के ऊपर था. तो वो जो एक थॉट था वो काफ़ी अग्रेसिव था. वो लोग इस पे नहीं फोकस थे कि 10 करोड़ का क्या 100 करोड़ हो सकता है. वो लोग इस पे फोकस थे कि क्या ये कंपनी इंडस्ट्री को डोमिनेट कर सकता है. आई थिंक वो दूसरे इन्वेस्टर्स के कंपैरिजन में इज़ अ यूएसपी और यूनिक पॉइंट ऑफ टाइगर. और आप उनको कन्विंस कैसे कर पाए? आई थिंक एक तो था कि हमारे में क्लैरिटी बहुत था, विच इज स्टिल देयर टुडे, कि एग्जैक्टली क्या करना है. जो हमने पहले थोड़ा सा बात किया कि एक फोकस होना चाहिए कि डाउन द लाइन हो सकता है आपके 5-6 बिजनेसेस है, बट पहले 10 साल तो एक ही मेन बिजनेस होना चाहिए, राइट. सेकंड, आई थिंक हमारे बिजनेस में बहुत अर्ली इंडिकेटर होता है कि आपका कस्टमर आपको कितना वैल्यू कर रहा है, राइट. कि अगर कुर्बत मेरे लिए कस्टमर है, तो अगर आज आपने मुझे एक 1 लाख का ऑर्डर दिया, तो 6 महीने बाद आपने मुझे 10 लाख का बिज़नेस दिया, 1 साल बाद आपने मुझे 50 लाख का बिज़नेस दिया. अगर वो नहीं हो रहा है तो फिर कुछ गड़बड़ हो रहा है. तो वो हमारे में तब बहुत अर्ली था, बट वो साइंस आ गए थे
कि जो ग्रोथ आ रहा था वो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर से ही आ रहा था। ऐसा नहीं है कि हमें हर महीने जाकर नया कस्टमर नया क्लाइंट लाना पड़ रहा था। जो एग्जिस्टिंग हमारा कस्टमर है वही हमें और बिजनेस दिया जा रहा था। ओके तो वो एक अर्ली इंडिकेटर बन गया कि अगर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को ये प्रोडक्ट सर्विस अच्छा लग रहा है और वो रिपीट बिजनेस दे रहे हैं तो ये स्केल हो सकता है। तो दैट एंड आई थिंक थर्ड वाज कि हमने बहुत अर्ली डेज से ही काफ़ी ग्लोबल ऑपरेशंस कर लिया था। आई थिंक हमने पहले साल में ही बांग्लादेश में एंटर किया सप्लाई पॉइंट ऑफ व्यू से। डिमांड पॉइंट ऑफ व्यू से हमने पहले साल में ही यूके और यूरोप में एक्सपोर्ट करना शुरू किया। तो वो बहुत अर्ली डेज से थॉट था कि ग्रोयो को हमें एक बस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस नहीं बनाना है, हमें ये ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस बनाना है। एंड आई थिंक दैट ऑल्सो ट्रांसलेटेड। ओके जैसे आप डिफरेंट कंट्रीज़ में हैं, आपने बहुत सारे नाम भी लिए, तो उनमें क्या अलग अलग चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े? कोई एक बड़ा चैलेंज आप शेयर करना चाहोगे, रात को कभी नींद ना आई हो टाइप्स? हर कंट्री का अलग चैलेंज है ऑनेस्टली। आई थिंक कंट्रीज़ लाइक फॉर एग्जांपल बांग्लादेश, वहाँ पे रेगुलेटरी कंप्लायंस चैलेंजेस बहुत है। आई थिंक बहुत हम कभी कभी एज इंडियंस हम इंडिया को क्रिटिसाइज़ करते हैं, बट हैविंग डन बिजनेस इन अदर कंट्रीज आई कैन से फॉर श्योर इंडिया में जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस आज है दैट इज़ ऑनेस्टली टॉप नॉच। मतलब हम बांग्लादेश में ऑपरेशंस है, हमारे यूएई में ऑपरेशंस है, हमारे वियतनाम में ऑपरेशंस है, बट जिस स्पीड से आप इंडिया में कंपनी इनकॉर्पोरेट करके लोग हायर करके बिजनेस शुरू कर सकते हो, उतना टाइम तो आपको बाकी कंट्री में बस कंपनी का गो अहेड मिलने में लग जाएगा। सो रेगुलेटरी कंप्लायंस चैलेंज एक बहुत होता है। सेकंड आई वुड से टैलेंटेड टीम मिलना, जो आई थिंक इंडिया में बहुत लोग फॉर ग्रांटेड लेते हैं, बहुत फाउंडर्स। दूसरे कंट्रीज़ में और भी हार्डर है, बिकॉज इंडिया में अभी एक इकोसिस्टम बन गया है हर बिजनेस में, बी एट B2B, बी एट B2C, बी एट फिनटेक। अगर आज आपको एक फिनटेक स्टार्टअप बनाना है तो आपको पता है कि ओके आप रेजर पे से हायर कर सकते हो, पाइन लैब से हायर कर सकते हो, बहुत सारे कंपनीज हैं। ऐसे आपको और कोई कंट्री में नहीं मिलेगा। वहाँ पे आपको किसी को फ्रॉम स्क्रैच ग्रूम करना पड़ेगा, उस पर बेट लेना पड़ेगा, उसको पूरा बिजनेस समझाना पड़ेगा। तो वो भी एक काफ़ी बड़ा चैलेंज हो जाता है। वैसा टैलेंट मिलना जो ऑलरेडी वो उस बिज़नेस को समझता है, स्टार्टअप के DNA को समझता है, एंड जो फ्रॉम गेट गो एग्जीक्यूट कर सकता है। अच्छा सुबिन, कुछ अनकंट्रोलेबल चैलेंजेस भी आते होंगे। जैसे भी बांग्लादेश में देखें तो शिफ्ट ऑफ पावर जो आया था उसने आपके बिजनेस को तो काफ़ी इम्पैक्ट किया होगा। करेक्ट। तो वो क्या चैलेंजेस थे, आपने कैसे हैंडल किया? मोर देन शिफ्ट ऑफ पावर होपफुली इम्प्रूव होगा, बट आई वुड से अगर आप मुझे 2-3 साल पहले पूछते तो हम बोलते कि शायद हमारे पूरे बिजनेस में से 40% बांग्लादेश होगा। बिकॉज अपैरल टेक्सटाइल में तो बांग्लादेश इज़ अ गोल्ड माइन, इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स इन द प्लानट। टुडे एक्चुअली बांग्लादेश इज नॉट इवन 20%। तो वो एक इनहेरेंट स्लो डाउन हो गया हमारे एंड से भी, हमारे कस्टमर के एंड से भी। कस्टमर भी जब सुनता है कि अच्छा ये मेड इन बांग्लादेश होने वाला है, तो एक आ जाता है कि आप इंश्योर कर सकते हो टाइम पे बन जाए, कि आप इंश्योर कर सकते हो कोई डिस्ट्रप्शन ना आए। एज यू सेड कि बहुत आपके हाथ में नहीं होता है। तो लेट्स से आपने एक बहुत अच्छे फैक्ट्री में ऑर्डर तो दे दिया, बट कुछ वहाँ पे इंस्टेबिलिटी हो गया, फैक्ट्री बंद हो गया 3-4 दिन के लिए, तो वो कोई सफ़र नहीं करना चाहेगा। नॉट जस्ट फॉर बांग्लादेश, आई थिंक किसी भी कंट्री के लिए पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद ही उसके ऊपर सब कुछ बन सकता है। अगर वो नहीं है तो कोई भी बिजनेस बनाना उस कंट्री में इज़ डिफ़िकल्ट। ओके, आपका जो प्रोडक्शन है उसमें से कितना % इंडिया में होता है? 75% इंडिया में होता है। ठीक है। चाइना में होता है कुछ प्रोडक्शन? नो, चाइना में नहीं होता है। हमारे इनफैक्ट स्टार्टिंग जो आइडिया था, ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंगल था कि हम जब जिलिंगो में थे और जो ये फॉरेन बायर्स से हम इंटरैक्ट करते थे, स्पेशली यूके में, यूएस में, एक तो हम पेपर में पढ़ते हैं कि China -1 हो रहा है, बट China -1 इज़ वेरी वेरी रियल। तो ये ज़्यादातर बायर्स को एक बोर्ड लेवल मैंडेट आ गया है कि अगर आप चाइना से 1 लाख पीस खरीद रहे थे, इसको कम करके 70,000 पीस कर लो, 60,000 पीस कर लो, स्पेशली पोस्ट कोविड और ज़्यादा हो गया। तो ये हमारा भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी था रे ज़ीरो से कि अगर किसी भी फॉरेन बायर को चाइना के बाहर कुछ भी सोर्स करना है तो ग्रोयो आपका गो टू गाय बन जाएगा। कि चाइना के बाहर आप जाओगे तो कहाँ जाओगे? इंडिया जाओगे, बांग्लादेश जाओगे, वियतनाम जाओगे, श्रीलंका जाओगे, इंडोनेशिया जाओगे डाउन द लाइन, एंड ये सारे हब्स में ग्रोयो इज़ देयर। तो हम आपका एक गो टू China -1 सप्लाई चेन सोल्यूशन बन गए। ओके। इंडिया में और बांग्लादेश में फॉर एग्जांपल, लेट्स से श्रीलंका में, क्या डिफरेंस रहता है? क्यों
कॉस्टिंग कौन से कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग की कम आती है, और आती है तो क्यों कम आती है? कॉस्टिंग तो बांग्लादेश में कम आती है ऑब्जेक्टिवली। क्यों कम आती है? आई वुड से एक तो कि वहाँ पे इंसेंटिव्स थोड़े ज़्यादा है गवर्नमेंट से। तो टू गिव यू एन एग्जांपल, एक होता है ड्यूटी ड्रॉबैक बोल के। ड्यूटी ड्रॉबैक ये बोलते हैं कि अगर आपने एज एन एक्सपोर्टर 1 लाख का माल एक्सपोर्ट कर दिया तो गवर्नमेंट आपको कितना इंसेंटिव दे रहा है। तो इंडिया में दैट इज़ रफली 3 to 4%, कि अगर आपने 1 लाख का माल एक्सपोर्ट किया तो उसके ऊपर 3 से 4% आपको सरकार देगा एज ए इंसेंटिव। बांग्लादेश में दैट इज़ एज हाई एज 8%। वो एक आपका सीधा सीधा 2x बेनिफिट हो गया। सेकेंड बेनिफिट इज़ FTA, विच इज़ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, जो आजकल बहुत न्यूज़ में है कि इंडिया इज़ अबाउट टू साइन वन। बांग्लादेश एंड वियतनाम जैसे कंट्रीज़, इनका काफ़ी टाइम से FTAs है। FTA का क्या मतलब होता है, टू सिंप्लीफाई, कि जब कोई कंट्री इंपोर्ट करता है, लेट्स से UK में माल इंपोर्ट हो रहा है तो एक ड्यूटी लगता है, वट एवर दैट परसेंटेज 15, 20, 30%। तो जिस कंट्री के साथ FTA है वो कंट्री में फिर ड्यूटी ज़ीरो हो जाएगा। तो अगर एक बायर 1 लाख का शिपमेंट इंपोर्ट कर रहा है इंडिया से और सेम 1 लाख का शिपमेंट इंपोर्ट कर रहा है बांग्लादेश से, तो बांग्लादेश का शिपमेंट के ऊपर 0 ड्यूटी, इंडिया के शिपमेंट के ऊपर 20% ड्यूटी। तो फिर इंडिया कॉस्ट इनकम्पिटिटिव हो जाता है उस मामले में। इंडिया का USP क्या है? आई थिंक वन इज़ डिज़ाइन। तो इंडिया इज़ द ग्लोबल हब फॉर डिज़ाइन इन फैशन। ये काफ़ी इस्टेब्लिश फैक्ट है कि आपका बांग्लादेश, चाइना, वियतनाम में मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगा, बट अगर आपको फैशन चाहिए, अगर आपको डिज़ाइन चाहिए, वो सिर्फ इंडिया में ही बन सकता है, राइट। एंड आप देखोगे कि अक्रॉस, मतलब जैसे वुमेंस वेस्टर्न वेयर में हम बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, एथनिक वेयर में हम बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, किड्स वेयर में हम बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। तो जो भी प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसमें हैंडवर्क चाहिए वो इंडिया में ही बन सकता है। तो वो इंडिया का एक बहुत स्ट्रॉन्ग USP रहा भी है और होगा भी। ओके। इंटरनेशनल बिजनेस में तो सुबिन जोग्राफिकल स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। Correct. जैसे अभी इजराइल ईरान का जो वॉर चल रहा है, स्पेशली नाउ अमेरिका जंपिंग इनटू इट, आपके बिजनेस पे इसका क्या इफेक्ट हुआ है? इफेक्ट तो आता है। आई थिंक एक इफेक्ट हो जाता है लॉजिस्टिक्स कॉस्ट का, विच इज़ अ वेरी बिग इफेक्ट, राइट। व्हेनेवर ऐसा कोई सिचुएशन होता है, आपका पर कंटेनर कॉस्ट ऑलमोस्ट डबल हो जाता है, जो अभी भी हो रहा है, राइट। उससे क्या होता है कि इधर जो बायर है उस साइड पे, वो इधर माल बाद में लेगा या उसका दाम कम कर देगा, बिकॉज उसको पता है कि उसको लॉजिस्टिक्स में ज़्यादा देना है। तो अगर बायर आपको पहले $1 लाख दे रहा था, वो बोलेगा नहीं, मैं अभी सिर्फ $80,000 दूंगा, बिकॉज मेरा तो $20,000 लॉजिस्टिक्स में जाएगा। तो आपका मार्जिन हिट होता है। आपका मार्जिन हिट होगा तो पूरा सप्लाई चेन में कैस्केडिंग इफेक्ट जाएगा। आप गारमेंट वाले को बोलोगे, गारमेंट वाला कपड़े वाले को बोलेगा, कपड़े वाला यान वाले को बोलेगा, राइट। सो वो एक इम्पैक्ट आता है। सेकेंड इम्पैक्ट आता है कि स्पेशली फैशन में ब्रांड्स के लिए ये बोलना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि वो लोग कितना इन्वेंट्री स्टॉक करना चाहते हैं, राइट। तो अगर पहले उन्होंने प्लान, टिपिकली एक ब्रांड 1 साल का बाइंग प्लान बनाएगा कि अगर मार्क्स एंड स्पेंसर्स को स्टोर में, उनको पता है कि हमें अप्रैल में जून में ऐसे प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करने हैं स्टोर में, तो वो लोग ऐसे प्रोडक्ट्स के लेट्स से पर प्रोडक्ट 5 लाख पीस 6 लाख पीस खरीद के रख देंगे। बट अगर ऐसा एक जियोपॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है तो वो लोग वो रिस्क नहीं लेना चाहेंगे, तो उससे भी पूरा एक्सपोर्ट इकोसिस्टम जो है वो इम्पैक्ट हो जाता है। अच्छा सुबिन, मुझे ये बताओ कि जैसे आपका तो काफ़ी लार्ज बिजनेस है बहुत सारे कंट्रीज़ में, तो कौन कौन से ऐसे 3, 4 या 5 मेट्रिक्स हैं जिसको आप क्लोजली मॉनिटर करते हो? आई थिंक एक हमारे लिए जो सबसे क्रिटिकल मेट्रिक है इसकी, अगर आज हमने क्लाइंट के साथ या बायर के साथ काम करना शुरू किया और उन्होंने हमें इस क्वार्टर में 50 लाख का ऑर्डर दिया, तो नेक्स्ट क्वार्टर कितना दे रहे हैं, अगले क्वार्टर कितना दे रहे हैं, उसके अगले क्वार्टर कितना दे रहे हैं। टिपिकली हम रिटेंशन बोलते हैं। तो हमारा बिज़नेस रिटेंशन का बिज़नेस है। अगर आपका कस्टमर रिपीट नहीं दे रहा है और अगर आपका कस्टमर रिटेन नहीं हो रहा है तो आपका बिज़नेस स्केल नहीं हो पाएगा। दैट्स वन। सेकेंड, यूनिट लेवल मार्जिन हम बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं कि अगर हमने किसी चीज़ को $5 में मैन्युफैक्चर करवाया, उसको कितने में बेचा, लेट्स से $6 में बेचा, तो $1 हो गया हमारा ग्रॉस मार्जिन। अब वो $1 के नीचे वो मैन्युफैक्चरिंग करने में क्या क्या खर्चा आ रहा है, सैम्पलिंग कॉस्ट, शिपिंग कॉस्ट, वेयर हाउसिंग कॉस्ट अगर लग रहा है तो, राइट, वो हो गया आपका नेट मार्जिन। एंड यूनिट लेवल आपका एबिटा, कि वो धंधा करने के लिए आपको कितने लोग लग रहे हैं, 10 लोग लग रहे हैं, 10 लोग का कितना एवरेज सैलरी होगा, क्या कॉस्ट आएगा। तो आई थिंक B2B बिजनेस में, क्योंकि वी हैव ऑलवेज फेल्ट कि B2B बिजनेस में बर्न करने का कोई फंडा नहीं है, राइट। अगर आप B2C बिजनेस चला रहे हो तो ये लॉजिक बहुत बार होता है कि इनिशियली आप थोड़ा बर्न कर लो, कस्टमर आपके पास आ जाएगा, कस्टमर को आपका प्रोडक्ट और सर्विस अच्छा लग जाएगा, फिर वो आपसे रिपीट करता रहेगा।
विच वी आर सीइंग इन अ जेप्टो और एनी सच बिजनेस. हमारा बिजनेस तो क्लासिक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, तो उसमें बर्न का फंडा डजंट सिट. तो आपको यूनिट लेवल प्रॉफिटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. आई थिंक दीज टू मेट्रिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. एआई का कुछ यूज़ अभी आपके बिजनेस में होता है? अभी तक तो नहीं. आई थिंक अभी तक अगर आप मैन्युफैक्चरिंग देख लो, अब कोई भी मिडिल, हमारे फैक्ट्रीज तो बहुत छोटे होते हैं, आप थोड़े मिडिल साइज फैक्ट्री में भी अगर चले जाओगे तो अभी भी पूरा ऑपरेशंस पेन पेपर पे हो रहा है. तो एक फैक्ट्री मैनेजर रहता है जो एक पेन पेपर पे एक प्लान बना देता है कि आज इतना पीस कट होगा, इतना पीस स्टिच होगा. वो एक चालान बना के हर वर्कर को दे देता है कि तुम्हें 100 पीस कट करना है, तुम्हें 100 पीस कट करना है, तुम्हें 100 पीस स्टिच करना है. वो वर्कर एंड ऑफ डे वो मैनेजर को वापस दे देता है, फिर वो एंड ऑफ द रिपोर्ट बन जाता है. तो आज के दिन में तो बेसिक टेक यूज़ नहीं हो रहा है, फॉरगेट एआई. सो दैट इज़ वन पार्ट विच वी आर ट्राइंग टू सॉल्व कि एटलीस्ट जो हमारा ग्रोयो का इंटरनल फैक्ट्री ऐप है उसमें ये जो प्रोसेस पेन पेपर पे हो रहा था, इसको हम एटलीस्ट एक ऐप बेस्ड वे में डिजिटाइज कर सके, सो दैट उसका एक रियल टाइम ट्रैकिंग बन जाए. डाउन द लाइन जब ये हो जाएगा, देन यू कैन से कि अच्छा हमारे पास अभी 1000, 2000, 10,000 फैक्ट्रीज का डेटा है, ये एक्टिवली यूज़ कर रहे हैं, इसके ऊपर हम कोई एआई मॉड्यूल्स बिल्ड कर सकते हैं. बट आज के दिन में वो डेटा ही नहीं है टू बिल्ड एनीथिंग ऑन टॉप ऑफ इट. फ्यूचर में आपको क्या लग रहा है एआई कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकता है इस इंडस्ट्री को, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को? आई थिंक प्रोडक्शन में काफ़ी यूज़ हो सकता है. जो काफ़ी और हेवी इंडस्ट्रीज़ है लाइक ऑटोमोबाइल, वो सब में यूज़ होना शुरू हो गया है, राइट. कि अगर आपका पूरा सिस्टम, आपका पूरा प्रोसेस डिजिटाइज है, आप पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हो कि अच्छा ये प्रोसेस में एग्जैक्टली इतना टाइम लगने वाला है, ये प्रोसेस एग्जैक्टली ये फैक्ट्री कर सकता है सबसे अच्छे प्राइस टर्न अराउंड टाइम में. तो वहाँ पे एआई का काफ़ी यूज़ हो सकता है टू मेक द सप्लाई चेन मोर एफिशिएंट. देयर एआई कैन प्ले अ वेरी बिग रोल. ओके. ग्रोयो की बात करें, आपकी बात करें, तो आपका क्या विजन है? आईपीओ पे जाएंगे या क्या आगे कैसे बढ़ेंगे? आईपीओ तो एक माइलस्टोन है, वो तो करना ही है. आई थिंक दैट्स नीडलेस टू से. हमारा जो विजन है इसकी, जो पहले हमने थोड़ा सा टच अपॉन किया, कि ग्लोबल फैशन के लिए हम चाइना के बाहर एक सिंगल मोस्ट एग्रीगेटेड सप्लाई चेन सोल्यूशन बनना चाहते हैं. कि किसी भी फॉरेन ब्रांड को चाइना के बाहर कुछ भी सोर्स करना है, ग्रोयो एंड टू एंड आपके लिए एक सोल्यूशन प्रोवाइडर है जो आपका डिज़ाइन टू डिलीवरी पूरा मैनेज कर सकता है. दैट्स द एंड गोल. कहाँ देखते हो आईपीओ? कितने साल में देखते हो आईपीओ? टू अर्ली टू से. Too early to say. अभी तो 4 साल ही हुआ. आई थिंक एटलीस्ट 4-5 years more. 4-5 years में. ओके. ईजी नहीं होता है एज अ फाउंडर लार्ज बिजनेस को मैनेज करना. करेक्ट. तो कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं या मेंटल स्ट्रेस को दूर करने के लिए कौन सी आप एक्टिविटीज़ करते हैं सुबह? अपने आप को या किसी सिचुएशन को ज़्यादा सीरियसली मत लीजिए. दिस आई वुड से फॉर एनी फाउंडर. जब हमने शुरू किया था जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम लगता था, आज वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं लगता है, राइट. तो वो एक हैबिट होना चाहिए कि अपने आप को या उस सिचुएशन को इतना भी सीरियसली मत लीजिए कि उसके लिए आपको रात में नींद नहीं आ रहा है, राइट. सेकंड, आपका कोई ना कोई, अब 1-2 लोग भी हो सकते हैं, कॉन्फिडेंट होने चाहिए जिनसे आप ओपनली बात कर सकते हो. बिकॉज एज ए फाउंडर आप अपने टीम के साथ बहुत ओपन नहीं हो सकते हो. आपको हमेशा दिखाना पड़ेगा कि ओके आप एक कॉन्फिडेंस के पिक्चर हो, आपको नेक्स्ट स्टेप्स पता है. सेम फॉर योर शेयर होल्डर्स, सेम फॉर योर कस्टमर्स. तो 1-2 क्लोज कॉन्फिडेंट होना चाहिए. कैन बी योर पार्टनर, फ्रेंड, वाइफ, वट एवर, राइट, को फाउंडर, एनीथिंग. एंड थर्ड, आई थिंक टाइड टू दैट इज़, आपको कभी कभी थोड़ा सा मे बी फॉर 1-2 days एक थोड़ा सा स्टेप बैक लेके थोड़ा सा डिटैच होना पड़ेगा. डजंट मीन आपको बाहर जाना है या कुछ करना है, बट जस्ट 1-2 दिन के लिए आपको थोड़ा सा डिटैच होके. इससे ये होता है कि एज अ फाउंडर आप डे टू डे में बहुत घुसे हुए हो, राइट. हर रोज़ आप ये 15 चीज़ कर रहे हो, फिर अगले दिन वो 15 चीज़ पे फॉलो अप कर रहे हो. तो कभी कभी आपको एक थोड़ा सा स्टेप बैक लेके देखना होता है कि अच्छा इससे अचीव क्या हो रहा है, हम ये क्यों कर रहे हैं, ये करके किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं. बिकॉज आप शिप के कैप्टन हो, आपका काम है शिप को सही डायरेक्शन में लेके जाना. हो सकता है आप अपने पूरे टीम को 5 चीज़ों पे फॉलो अप कर रहे हो और वो 5 चीज़ों का कोई मतलब इम्पैक्ट नहीं है ऑन द कंपनी. तो फिर आपके लिए ऑलमोस्ट पकड़ लो 30 लोगों का टाइम ख़राब हो रहा है. तो वो आपको में एबिलिटी रहना पड़ेगा. तो टेक अ स्टेप बैक कि हम क्यों कर रहे हैं. एक 1200 करोड़ की कंपनी चलाने वाला फाउंडर अपना मॉर्निंग टू इवनिंग स्केड्यूल कैसा रखता है? मॉर्निंग टू इवनिंग आप क्या क्या करते हो, थोड़ा सा बताएंगे आप? मेरा स्केड्यूल काफ़ी
हैपहैज़र्ड है, बट बहुत अर्ली राइजर तो मैं हूँ नहीं अनफॉर्चुनेटली. बट या आई थिंक मॉर्निंग तो आई एटलीस्ट ट्राई कि हाफ एन आवर 40 मिनट्स आई एम एट होम, आई फैमिली के साथ थोड़ा टाइम मिल गया, देन आई एम इन ऑफिस. आई थिंक मोस्ट डेज हम ऑफिस में ही काफ़ी लेट तक है, अराउंड एटलीस्ट 8:30-9 तो मिनिमम है टिल व्हेन वी आर इन ऑफिस. थोड़ा इन टर्म्स ऑफ गेटिंग अ वर्कआउट एवरी डे समथिंग जो मैंने लास्ट 1.5 साल से काफ़ी प्रायोरिटाइज़ किया है, जिससे मैंने थोड़ा आई हैव सीन इट्स अ गुड इम्पैक्ट कि यू फील बेटर, आप ज़्यादा एनर्जेटिक हो, तो दैट बिकम्स वन इम्पॉर्टेंट पार्ट. एंड या जस्ट आई थिंक एक जो 2-3 चीज़ें जो मैटर करते हैं, एक तो कि बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ एंड बिगिनिंग ऑफ एवरी वीक हम एक गोल सेटिंग करते हैं, राइट? जो मे बी मी एंड माई को-फाउंडर कर रहे हैं कि इस क्वार्टर में क्या 10 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इस महीने में क्या 10 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इस हफ्ते में क्या 10 चीज़ें इंपॉर्टेंट है. हो सकता है जो हफ्ते में बहुत मिनिस्क्यूल चीज़ है कि आपको एक किसी चीज़ का डेटा चाहिए, और जो क्वार्टर में वो थोड़ा सा बड़ा चीज़ है कि इस क्वार्टर में ये अचीव करना है. एंड देन उसको मैं घर पे भी और ऑफिस में भी एक वाइट बोर्ड रखता हूँ. तो वाइट बोर्ड के ऊपर लिख के रख देता हूँ कि एनी टाइम आई एम जस्ट लुकिंग एट इट, दैट्स क्लियर इन माई माइंड कि ये मेरे माइलस्टोन्स है, मुझे ये मीट करना है, आई नीड टू गेट दिस डन. ये करते हैं. दिन में लेट्स से फॉर एग्जांपल आप 10 बजे या 11 बजे ऑफिस पहुंचते हैं और 8:30 बजे तक निकलते हैं, उसके बीच में आप क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं? अगेन आई थिंक हम टिपिकली इसको उतना लाइक वी आर नॉट द टाइप जो 1-1 घंटे का कैलेंडर ब्लॉक टाइप मैनेजमेंट स्टाइल है हमारा. बट इफ़ यू आस्क मी ओवरऑल एक्टिविटीज़, आई थिंक इन अ वीक अगर मैं बोलूँ तो इन टर्म्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस काफ़ी चला जाता है, राइट? कि इस हफ्ते कौन से मेजर ऑपरेशनल रोड ब्लॉक्स थे, कौन से कस्टमर्स के शिपमेंट जाने हैं, वो शिपमेंट में क्या अटका हुआ है, उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं. उसमें 20-25-30% बैंडविड्थ तो चला ही जाता है. सेकेंड वुड बी इन टर्म्स ऑफ जो मेरे और मेरे को-फाउंडर के रिस्पेक्टिव एरियाज़ रहेंगे, राइट? मेरा फॉर एग्जांपल इज़ मोर फाइनेंस, लीगल, ये सब एरियाज़ मैं देखता हूँ. उनका मोर इन टर्म्स ऑफ बायर, फैक्ट्री, तो उसमें आई थिंक और 30-40% चला जाएगा, राइट? पीपल में वी बिलीव अ लॉट, तो आई थिंक जो 10-15% हमारा बैंडविड्थ होता है, इट जस्ट गोज इन स्पेंडिंग टाइम विद पीपल, नॉट नेसेसरी विथ अ फिक्स्ड एजेंडा कि अगर मैं किसी के साथ बैठा हूँ तो कि मुझे आधे घंटे में ये एक चीज़ अचीव करना है, बट जस्ट स्पेंड हाफ एन आवर विथ आपका जो HR देख रहा है, जो आपका फाइनेंस देख रहा है, जो आपका लीगल देख रहा है कि व्हाट आर यू अप टू, आपको क्या दिक्कत आ रहा है, आप ऐसा क्या कर रहे हो जिसको मैं थोड़ा सा अनब्लॉक कर सकता हूँ, अनबॉटलनेक कर सकता हूँ. एंड आई थिंक 20% तो गोज इन जस्ट बिकॉज हम काफ़ी सारे वर्टिकल्स है, US वर्टिकल, UK वर्टिकल, तो हर एक वर्टिकल का क्या दिक्कत आ रहा है, उसको कैसे हम अनब्लॉक कर सकते हैं, उस वर्टिकल को कैसे ग्रो कर सकते हैं, उसमें हमारा काफ़ी टाइम चला जाता है. उसमें हम काफ़ी एफर्ट भी डालते हैं कि अगर हमारा UK बिज़नेस आज लेट्स से 60-70 करोड़ है, अगर मुझे मेरे करंट 750-800 को 8000 करना है, तो मेरा हर एक बिज़नेस को मुझे 10x करना है, राइट? तो मेरा UK बिज़नेस कैसे 60-70 से 700 जा सकता है, मेरा US बिज़नेस कैसे 10x हो सकता है, उस पर हम काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं. ओके. ये एक्टिविटीज़ मोस्टली फाउंडर्स करते होंगे, CEO करते होंगे. आपको क्या लग रहा है एक सक्सेसफुल CEO या फाउंडर और फेल्ड CEO या फाउंडर्स के बीच में क्या डिफरेंस है? इंडिया में 90% स्टार्टअप्स जो हैं वो फेल हो रहे हैं. आपको क्या लग रहा है, क्या रीज़न है, क्यों फेल हो रहे हैं? आई थिंक एक तो आई वुड नॉट से एनीवन हु हैज़ फेल्ड हैज़ डन अ बैड जॉब. आई एम श्योर सबका अपना जर्नी, आपका लर्निंग है. वन आई थिंक बिकम्स कि जो आप बिज़नेस कर रहे हो, एंड विच आई से एज एडवाइस ऑल्सो, कोई अगर मुझे आके बोलता है कि मुझे स्टार्टअप करना है, राइट, आपको वो इंडस्ट्री का आइडिया होना चाहिए. इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू से कि फॉर एग्जांपल आपको अपैरल का बिज़नेस करना है और आपको अपैरल का कुछ भी आइडिया नहीं है और आपने कल बिज़नेस शुरू कर दिया, तो योर चांसेस ऑफ फेलियर आर लॉट हायर. हो सकता है फिर भी कर लोगे, देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स. फर्स्ट टाइम फाउंडर्स एकदम फ्रॉम स्क्रैच शुरू किया, बहुत अच्छा बिजनेस बना लिया, बट चांसेस ऑफ फेलियर आर लॉट हायर. तो आई वुड डेफिनेटली से कि आपको वो इंडस्ट्री का आइडिया होना चाहिए, ईदर थ्रू अ जॉब, और आप किसी के फाउंडर्स ऑफिस रोल्स आजकल बहुत इन डिमांड है, तो आप फाउंडर्स ऑफिस रोल में काम कर लो, व्हाटएवर. सेकंड आई वुड से आपको
ऑफिस नंबर्स और एक्सेल शीट से थोड़ा सा ऑन ग्राउंड जाना पड़ेगा, बिकॉज अ लॉट ऑफ द टाइम्स एक्सेल शीट पे कुछ और दिखेगा, ऑन ग्राउंड कुछ और हो रहा है, राइट. इन माई केस फॉर एग्जाम्पल हम रेगुलरली फैक्ट्रीज जाएंगे, रेगुलरली कस्टमर से बात करेंगे कि आपको क्या लग रहा है, टीम से आपकी क्या कंप्लेंट्स है, व्हाट कैन ग्रो यू डू बेटर, कहाँ पे ग्रो यू उतना अच्छा नहीं है आज के दिन में, राइट. वो ऑन ग्राउंड आपको जाना ही पड़ेगा. आप अगर वैसे फाउंडर हो कि आप बस अपने फाइनेंस टीम या एनालिटिक्स टीम से बस डेटा देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं यू विल मिस समथिंग. आपको जो ग्राउंड पे फ्लेवर आएगा वो आपको बोर्ड रूम में तो नहीं आएगा. आई थिंक दैट आई हैव सीन इज़ वन डिफरेंस. थर्ड आई वुड से कि आई थिंक एक फाउंडर का बहुत लार्ज रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि आप अपना टीम को अच्छे से बिल्ड करो. आप सब कुछ खुद नहीं कर सकते हो. एक तो आप पहले आइडेंटिफाई करो कि आप कहाँ कहाँ वीक हो, राइट. फॉर एग्जाम्पल मैं CA बैकग्राउंड से नहीं हूँ, राइट, बट हमारा बिजनेस बहुत फाइनेंस हैवी बिजनेस है जहाँ पे फाइनेंस का बहुत स्ट्रॉन्ग रिक्वायरमेंट है. तो वी गॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग CFO जिनके पास 30 साल का एक्सपीरियंस है, राइट. तो आप आइडेंटिफाई करो कि कहाँ आज के ऑर्ग में गैप आ रहा है जिसके लिए बिजनेस अटक रहा है, और उसके लिए आप एक अच्छा पर्सन लेके आओ. उसमें हड़बड़ी मत कीजिए. इट इज़ मच बेटर टू गो स्लो दैन टू मेक अ रॉन्ग हायर. आई थिंक दीज 2-3 एरियाज इज़ वॉट आई हैव सीन, जो मैंने कुछ और भी फाउंडर्स देखे हैं जिनको मैं रिस्पेक्ट करता हूँ. दे हैव डन वेरी वेल. ओके, कोई एक ऐसा फाउंडर है जिससे आप बहुत इंस्पायर्ड हो या जिसको आप एज अ रोल मॉडल देखते हो? क्वाइट अ फ्यू, बट जिनसे थोड़ा बहुत, आई थिंक रितेश जो ओयो से हैं, जब मैं बेन में था तो थोड़ा बहुत उनसे उनके टीम के साथ काम किया था. आई थिंक वहाँ पे व्हाट स्टूड आउट फॉर मी वाज, आई थिंक ओयो दैट टाइम ऑलरेडी वाज ऑलमोस्ट व्हाट 30,000 20,000 एम्प्लॉयज़ तो थे ही, मतलब दे बिकम मैसिव. बट जो जूनियर मोस्ट एम्प्लॉय था और जो सीनियर मोस्ट एम्प्लॉय था, ऑल ऑफ देम वर एक तो वेरी ड्रिवन टुवर्ड्स द मिशन कि ये करना ही है, ये करके वी विल क्रिएट समथिंग इनक्रेडिबल. एंड ऑल ऑफ देम वर विलिंग टू गो द एक्स्ट्रा माइल, राइट. कि आप ओयो ऑफिस जाओगे तो रात 10-11 बजे तक लोग बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, मतलब दे आर वेरी वेरी कमिटेड. एंड फॉर अ फाउंडर, मतलब वी तो ओनली हैव अ टीम ऑफ 180 नाउ, राइट, बट डूइंग दैट फॉर अ टीम ऑफ 10, 15, 20,000 पीपल, आई एम श्योर बहुत ज़्यादा हार्ड है. एंड जो उन्होंने बहुत सक्सेसफुली किया है. ओके. सुबिन, बुक रीडिंग की हैबिट है आपको? थोड़ा बहुत, या. ओके. एनी वन बुक दैट यू वांट टू रेकमेंड टू पीपल, या कोई बुक जिसने आपके लाइफ में कोई वैल्यू ऐड किया हो? आई थिंक 1-2 थे. एक वुड बी द हार्ड थिंग्स अबाउट हार्ड थिंग्स. ओके. सेकेंड, नॉट कनेक्टेड टू स्टार्टअप्स पर से, वुड बी द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, जो आई थिंक ओवरऑल एक आपको बिजनेस के बारे में कैसा सोचना चाहिए, बिजनेस को इवैल्यूएट कैसा करना चाहिए. इट्स अ गुड रीड फॉर दैट. ओके. एक कोई फाउंडर जिससे आप चाहते हो लोग बहुत सारी लर्निंग्स लें कि उसने जो किया वो आप मत करना? आई थिंक दैट हार्ड टू से अगेन, बिकॉज मैंने उतना क्लोजली किसी का जर्नी देखा नहीं है. Let's say for example Byju's. I think overall, if I can relate to Zillingo also, 2-3 जो मेन एरियाज होते हैं where I would say, एक तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो गया, बहुत क्रिटिकल होता है. बिकॉज इन अ स्टार्टअप यू आर द बक स्टॉप्स विथ यू, राइट. तो आपके ऊपर कोई है नहीं जो हर घंटा या हर दिन आपको ओवरसाइट मेंटेन कर रहा है, राइट. तो वो एक अंदर से आना चाहिए कि हर छोटा चीज़ हैज़ टू बी अकाउंटेड फॉर, हैज़ टू बी ट्रांसपेरेंट, राइट. आई थिंक वो बहुत क्रिटिकल है, जो शायद जो आपने बायजूस का एग्जांपल भी लिया, इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम में रिसेंटली ऐसा अनफॉर्चुनेटली 3-4 ऐसे केसेस आए हैं, राइट. आई थिंक सेकेंड वुड बी ट्रांसपेरेंसी. अगेन सिमिलर एग्जाम्पल्स, राइट. ट्रांसपेरेंसी विथ एम्प्लॉयज़, ट्रांसपेरेंसी विथ इन्वेस्टर्स, कि क्या दिक्कत आ रहा है, कुछ नहीं चल रहा है तो क्यों नहीं चल रहा है, कितना नहीं चल रहा है, इसमें कितना लॉस हो रहा है, ऑल ऑफ दोज थिंग्स, राइट. वी ऑलवेज हैव अ फील, लाइक मी एंड माई को-फाउंडर बोथ से दिस, कि छुपा के क्या फ़ायदा, आप कितना छुपाओगे. आफ्टर अ पॉइंट वो कहीं ना कहीं, मतलब आप जितना छुपाओगे उतना बाद में जाके और ख़राब तरीके से बाहर आएगा. उससे बेटर है कि कहीं कुछ हमने प्रोजेक्ट किया, उस प्रोजेक्ट में थोड़ा लॉस हो गया, लेट्स बी ट्रांसपेरेंट कि ठीक है लॉस हो गया, ये लर्निंग्स थे, हम फिर से ये नहीं करेंगे. ओके, वंडरफुल. बहुत इंटरेस्टिंग रहा सुबिन पॉडकास्ट, एंड आई एम श्योर जितने भी यूथ ने ये पॉडकास्ट देखा है दे विल लव इट. 2-3 चीज़ें जाने से पहले आप यूथ को रेकमेंड करना चाहते हैं जो स्टार्टअप बिल्ड करना चाहते हैं, 2-3 कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ें?
First and foremost, definitely give it a try. Give it a try fast. I think I see a lot of youth जो मेरे पास आते हैं who spend too much time in theory. Business is never about theory. आप जो theoretically सोच रहे हो जो on ground होगा बहुत different होगा, right? तो ज़्यादा टाइम आप theory में वेस्ट मत कीजिए. Just start executing. अगर वो जो भी कंपनी, अगर ब्रांड है तो एक दो प्रोडक्ट बना के बेचना शुरू कीजिए, अगर टेक है तो बेसिक MVP बना के बेचना शुरू कीजिए, बट मार्केट में शुरू कीजिए. दैट वुड बी वन वेरी बिग एडवाइस. सेकेंड इज मार्केट से लर्न कीजिए, मार्केट को एरोगेंटली चैलेंज मत कीजिए. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेइंग आप मार्केट को इनोवेट करें एंड डिफरेंस बिटवीन सेइंग आप मार्केट को सुन नहीं रहे. लाइक इन आर बिजनेस फॉर एग्जाम्पल, टेक्सटाइल मार्केट एक सर्टेन वे में ऑपरेट करता है, एक सर्टेन ABCD SOP है. हम बोल सकते हैं हम ये SOP को फास्टर करेंगे, बेटर करेंगे, थोड़ा बहुत टेक इनेबल्ड कर लेंगे. हम ये नहीं बोल सकते हम SOP को सुनेंगे नहीं, राइट? तो अंडरस्टैंड द मार्केट यू आर इन, उस मार्केट से सुनिए और उसको अडेप्ट कीजिए. डोंट गो इन, दैन दिस इज मोर फॉर फाउंडर जो शायद उस मार्केट से ना हो. डोंट गो इन थिंकिंग कि मार्केट को कुछ नहीं पता है. मार्केट को सबसे ज़्यादा पता है. दीज टू. ओके, थैंक यू सो मच सुबिन, बहुत मज़ा आया. काफ़ी सारी लर्निंग मुझे खुद भी मिली है और हमारी ऑडियंस को भी काफ़ी सारी लर्निंग मिली होगी. जिस ऑडियंस ने लास्ट तक ये पॉडकास्ट देखा है, देयर इज़ अ वेरी पॉजिटिव माइंडसेट यू हैव अबाउट बिल्डिंग योर ओन स्टार्टअप. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट टिल द एंड. और जाने से पहले यार मेरे को ये भी रिकमेंड करके जाना कि सुबिन जैसे और अच्छे कौन से गेस्ट को हम अपने पॉडकास्ट पे बुलाएं और नेक्स्ट पॉडकास्ट पे उनको बुलाने की कोशिश करेंगे. सो मेरे को ये भी बताना आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगे. Your feedback is very valuable to me. Thank you so much. Thank you very much for having me. Thank you.